नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया था। उसी कड़ी के तहत आज हम प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इन दोनों साम्यवाद व्यवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि जहाँ एक और साम्यवाद नामक विचार, साम्यवाद नामक सिद्धांत का जनक प्लेटो को माना जाता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने नवीन संदर्भ में साम्यवाद की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की और बीए पार्ट तृतीय के वार्षिक परीक्षाओं में कई बार प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको इस बिंदु को समझना बहुत आवश्यक है। मैक्सी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल फिलॉसफी में कहा कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है तथा रिपब्लिक पुस्तक में सभी साम्यवादी एवं समाजवादी विचारों के बीज मिलते हैं। हम प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद में निम्नलिखित समानताएं देख सकते हैं। हम प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की दो संदर्भों में व्याख्या करेंगे। पहले कि इन दोनों साम्यवादों में क्या क्या समानताएं हैं और दूसरा कि इन दोनों साम्यवादों में क्या क्या असमानताएं हैं। तो मित्रों, आपको ये विदित है कि प्लेटो के साम्यवाद से प्रेरित होकर मार्क्स ने यह साम्यवादी विचार दिया है और इन दोनों साम्यवादी विचारों में बहुत सी समानताएं हमको देखने को मिलती है, जिनमें से प्रमुख है, पहली, दोनों साम्यवादों में शोषण का विरोध किया गया है। ये बात सही है कि दोनों ही साम्यवाद किसी भी प्रकार के शोषण को स्वीकार नहीं करते। प्लेटो ने जहां समाज को 3 वर्गों में विभाजित करके और कार्य विशिष्टीकरण सिद्धांत के तहत उनका अलग अलग कार्य निर्धारित किया है और ये कहा है कि कोई भी वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपने निर्धारित कार्य को करे, तो वही न्याय है, वही सद्गुण है। इसी प्रकार प्लेटो कहता है कि जैसी आदिम साम्यवादी अवस्था थी जिसमें वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज था और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का या दूसरे व्यक्ति का या दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करता था, उसी प्रकार की अवस्था आगे आएगी जिसे साम्यवादी अवस्था उन्होंने कहा, और वह वर्ग विहीन, शोषण विहीन अवस्था होगी। उसमें ना तो कोई वर्ग होगा और ना किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का शोषण होगा। इसके लिए मार्क्स ने समाज की 6 अवस्थाएं बताई और आदिम साम्यवादी अवस्था को प्रथम और साम्यवादी अवस्था को अंतिम यानी छठी अवस्था उन्होंने बताई। दोनों साम्यवादों में व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया गया है। जहां प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांतों के तहत संरक्षक वर्ग को किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है, वहीं मार्क्स भी कहता है कि व्यक्ति की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, वह सब कुछ राज्य के तहत, सब कुछ राज्य के अंतर्गत करेगा और सब कुछ सार्वजनिक रूप से होगा और राज्य के नियंत्रण में होगा। उसकी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, वह राज्य के लिए काम करेगा और अपने जीवन यापन के लिए राज्य से संसाधन प्राप्त करेगा। यानी प्लेटो भी अपने सिद्धांतों में व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करता है और मार्क्स भी अपने साम्यवादी सिद्धांतों में व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करता है कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों साम्यवादों में व्यक्ति की तुलना में समाज पर अधिक बल दिया गया है। प्लेटो का भी मानना था कि
व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, व्यक्ति इगोइस्टिक हो सकता है, व्यक्ति अहंकारी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की तुलना में उन्होंने समाज पर अधिक बल दिया और प्रत्येक व्यक्ति पर सामूहिक नियंत्रण उन्होंने स्थापित किया। मार्क्स भी कहता है कि वर्गविहीन राज्यविहीन समाज होगा, लेकिन समाज होगा और समाज राज्य के नियंत्रण में होगा। और एक अवस्था के बाद राज्य विहीन समाज की बात भी मार्क्स अपने सिद्धांतों में करता है कि वहाँ आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की बात फिर मार्क्स उस सिद्धांत में करता है। पर यहाँ प्लेटो एवं मार्क्स दोनों ही व्यक्ति की तुलना में समाज पर अधिक बल देते हैं। दोनों साम्यवाद अधिनायक तंत्र में विश्वास करते हैं। जहाँ प्लेटो अपने साम्यवाद में शीर्ष स्थान पर दार्शनिक राजा को स्थापित करता है और राज्य की संपूर्ण शक्तियां यानी सर्वे सर्वा दार्शनिक राजा को बनाता है, वहीं मार्क्स भी अपने साम्यवादी सिद्धांत में सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की बात करता है। वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति तो अधिनायक नहीं होगा, किसी व्यक्ति के पास असीमित शक्तियां नहीं होगी, लेकिन एक सर्वहारा वर्ग होगा जो मजदूरों का, श्रमिकों का वर्ग होगा और बहुत विशाल, वो बहुत व्यापक वर्ग होगा। और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात मार्क्स करता है और प्लेटो दार्शनिक राजा के अधिकार की बात करता है, दार्शनिक राजा की असीमित शक्तियों की बात करता है कि सब कुछ दार्शनिक राजा के नियंत्रण में होगा और दार्शनिक राजा की इच्छा के अनुसार होगा। यानी वो दार्शनिक राजा को टॉप पर विराजमान करता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि दोनों ही साम्यवादी व्यवस्थाओं में अधिनायक तंत्र की बात कही गई है और अधिनायक तंत्र यानी असीमित शक्तियां, चाहे वो किसी वर्ग को दी गई हो, चाहे किसी व्यक्ति को दी गई हो, असीमित शक्तियों की, अनियंत्रित शक्तियों की बात कही गई है और यह अधिनायक तंत्र का प्रतीक है। दोनों साम्यवाद स्त्री और पुरुष समानता में विश्वास करते हैं। जहां प्लेटो के साम्यवाद में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, पुरुषों के समान न्याय, पुरुषों के समान आदर्श राज्य की ओर उन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागिता दी गई है, उसी प्रकार मार्क्स भी पुरुषों के समान स्त्रियों की समानता की बात करता है। वह हर स्थान पर, हर जगह स्त्री समानता की बात करता है और स्त्रियों के अधिकारों की बात करता है। वह किसी भी स्थान पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन नहीं मानता और स्त्रियों को अपने आवश्यक अधिकारों से वंचित नहीं करता। इसका मतलब ये है कि दोनों ही साम्यवादों में स्त्री पुरुष समानता की बात कही गई है और स्त्रियों को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना समाज में पुरुषों का महत्व है। कला एवं साहित्य पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन। प्लेटो कला एवं साहित्य पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है। प्लेटो कहता है कि ऐसी कला एवं साहित्य जो राज्य विरोधी हो, राज्य के लिए अहितकारी हो, उस पर राज्य का नियंत्रण होना आवश्यक है, वरना इस प्रकार की कला एवं साहित्य राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। वहीं मार्क्स भी राज्य नियंत्रित कला एवं साहित्य की बात करता है। मार्क्स कहता है कि अनियंत्रित कला, अनियंत्रित साहित्य और अनुपयोगी अपरिभाषित साहित्य एवं कला किसी भी शासन व्यवस्था को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कला और साहित्य का सर्जन और कला और साहित्य का विकास तो होना चाहिए, लेकिन वह राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, उस पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए और राज्य के अंतर्गत ही कलाकारों का यथेष्ट सम्मान करके और राज्य के अनुसार, राज्य के हित में कला और साहित्य का विकास किया जाना चाहिए। ऐसा दोनों ही साम्यवादी विचारों में देखने को मिलता है। दोनों साम्यवादों में कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया गया है। जहां प्लेटो अपने आदर्श राज्य में
मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित करता है: दार्शनिक राजा, सैनिक, उत्पादक वर्ग। और इन तीनों वर्गों का अपना कार्य विभाजन भी करता है कि जहाँ दार्शनिक राजा शासन करने का कार्य करेगा, वहीं सैनिक राज्य की सुरक्षा से संबंधित कार्यों को देखेगा, और उत्पादक वर्ग पशुपालन, कृषि एवं उपरोक्त दोनों संरक्षक वर्गों की सेवा का काम करेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी निर्धारित कार्य का निर्धारित समय में उचित तरीके से पालन करेगा। वहीं मार्क्स भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के हित में काम आवश्यक रूप से काम करेगा और बदले में अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य से वस्तुएं प्राप्त करेगा। जैसे मान लो मेरी क्षमता 8 घंटे काम करने की है, तो मैं 8 घंटे अपनी इच्छा के अनुसार या राज्य द्वारा निर्धारित कोई काम करूं और मेरे आवश्यकताओं के अनुसार मैं वस्तुएं प्राप्त करूं, कि जैसे दोनों टाइम का भोजन, कपड़े, रहने के लिए एक सामान्य आवास, ये मैं राज्य से प्राप्त करूं। यानी दोनों ही साम्यवादों में कर्तव्य पालन की बात कही गई है और कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया गया है। दोनों साम्यवाद आदर्शवादी अधिक और व्यवहारिक कम नजर आते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। हालांकि यह इन साम्यवादों की आलोचना का बिंदु माना जा सकता है कि ये दोनों ही साम्यवाद, जहाँ प्लेटो के साम्यवाद की बात करते हैं, ये कल्पनावादी है, कल्पनाशील है। इसमें निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है कि पहले एक आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है और फिर भांति भांति प्रकार के संसाधनों के माध्यम से उस आदर्श राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। और ये बात प्लेटो ने एक उम्र के बाद में खुद महसूस की और उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक, संभवतः लगभग 80 वर्ष की अवस्था में लिखी अंतिम पुस्तक लोज में स्वयं ये स्वीकार किया कि आदर्श राज्य को स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए इस पुस्तक में उन्होंने उप आदर्श राज्य की बात कही। वहीं मार्क्स के साम्यवाद की बात करते हैं तो मार्क्स एक भविष्यवाणी करता है, क्योंकि मार्क्स के समय तक तो साम्यवादी प्रकार की कोई व्यवस्था दुनिया में प्रचलित नहीं थी। मार्क्स कहता है कि अब पूंजीवाद के बाद में समाजवाद आएगा और समाजवाद की अगली अवस्था साम्यवाद होगी। और मार्क्स की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ जगह साम्यवाद आया भी, यानी साम्यवादी क्रांति हुई भी और साम्यवादी व्यवस्था कुछ राज्यों में आई भी। लेकिन जिस प्रकार तेजी से साम्यवादी व्यवस्था आई, उसी प्रकार तेजी से ये साम्यवादी व्यवस्था बहुत जल्दी नष्ट भी हो गई और आज एक अवशेष के रूप में कुछ राज्यों में, जैसे चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, इन कुछ राज्यों में एक अवशेष के रूप में साम्यवादी व्यवस्था बची है और वह भी साम्यवादी प्लस उदारवादी इस प्रकार का मॉडल अपनाकर बची हुई है, वरना तो वह भी कब की नष्ट हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था, चाहे वो प्लेटो की हो, चाहे वो मार्क्स की हो, ये आदर्शवादी अधिक व्यवहारिकम है। यानी इसको प्राप्त करना ना तो संभव है और ना यह उपयुक्त है। ये व्यवहारिक नहीं है, यथार्थवादी नहीं है। तो इस प्रकार के साम्यवाद की कल्पना हम बहुत लंबे समय तक और बहुत कठोर साम्यवाद की कल्पना बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। हालांकि मार्क्स ने जो साम्यवादी व्यवस्था बताई उसको भी अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से अपने हितों के अनुसार तोड़ा मरोड़ा गया। चाहे वो सोवियत संघ में स्टालिन की शासन व्यवस्था को देख लीजिए या चाइना में माओ की शासन व्यवस्था को देख लीजिए, ये इन्होंने अपने हितों के अनुसार उस साम्यवादी व्यवस्था को ढाला। तो लेकिन वह बहुत व्यापक रूप से और बहुत लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि उसमें कठोर राज्य नियंत्रण की बात कही गई थी और वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की बात कही गई थी। और एक अवस्था में तो जाकर मार्क्स कहता है कि राज्य भी समाप्त हो जाएगा और राज्यविहीन वर्गविहीन समाज होगा। तो जब राज्य नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, तो फिर व्यवस्था पर नियंत्रण कौन करेगा? और व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होगा और फिर साम्यवादी व्यवस्था में आप ये देख लीजिए कि कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रख सकता, कोई
व्यक्तिगत अपने हितों को फलीभूत नहीं कर सकता, तो फिर व्यक्ति में एक नीरसता का भाव आएगा। व्यक्ति काम क्यों करेगा? व्यक्ति जब व्यक्ति की कोई संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति सोचे, वो आलसी हो जाएगा। वो देखेगा कि मुझे उतना ही काम करना चाहिए जिससे मेरा रोजी रोटी का काम चल जाए। मैं अनावश्यक श्रम क्यों करूं, अनावश्यक काम क्यों करूं? तो इस प्रकार की निराशा का भाव भी इस साम्यवादी व्यवस्था के तहत आता है। और ये दोनों ही साम्यवादी व्यवस्था मेरे विचारों के अनुसार आदर्शवादी अधिक हैं और व्यवहारिक कम है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।